बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मेटल या ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन द वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मेटल। बेटा ड्यूलिटी का मतलब होता है कि वेव लाइक नेचर भी रखना, और वेव क्या होती है, क्रस्ट एंड द ट्रफ। मतलब हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है लाइक अ वेव, क्रस्ट एंड ट्रफ, और वो हमारे पास लाइट की तरह भी बिहेव करता है, रेडिएशंस की फॉर्म में भी। तो पार्टिकल भी है क्योंकि इनका ख़ास क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई, ये हमारे पास एक नया साइंटिस्ट था, उसने कहा कि हर पार्टिकल जो कोई किसी भी मादे का होता है उसके ड्यूल करैक्टर होते हैं, यानी वो वेव लाइक भी बिहेव करता है और उनका मास भी होता है, मोमेंटम भी होता है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है वो ना सिर्फ मोमेंटम रखते हैं बल्कि उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होती है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है बेटा, एम वी किसको डोनेट कर रहा है, मोमेंटम को, और हमारे पास लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, क्रस्ट एंड ट्रफ का डिस्टेंस, प्लांक्स कांस्टेंट, वी इज़ द वेलोसिटी और एम इज़ द मास। अब हम डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, उसकी डेरिवेशन है। आपने प्लांक्स इक्वेशन पढ़ी, इज इक्वल टू एच वी। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, वो कहता है ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया, एच वी किसके इक्वल आ गया, एम सी स्क्वेयर के। और आप सब स्टूडेंट्स पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, सी ओवर लेमडा को। तो हमने ये सी ओवर लेमडा की वैल्यू इस फ्रिक्वेंसी के अंदर पुट कर दी। तो एच इज़ इक्वल टू सी ओवर लेमडा इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर आ गया। बेटा ये जो हमारे पास सी है, इधर से एक सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एच ओवर लेमडा बच गया, एच ओवर लेमडा, और यहाँ पे क्या बच गया, एम सी। हमने बेटा लेमडा निकालना है, लेमडा उधर ले जाए, तो एच ओवर क्या आ जाएगा, एम सी इज़ इक्वल टू लेमडा। अब बेटा एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, एम मैस, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम वी के इक्वल भी कर सकते हैं। तो एच ओवर क्या आ जाएगा, एम वी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिराइव हो जाएगी। अब बेटा ये अप्लाई करते हैं अपनी एप्लीकेशन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। बेटा फर्स्ट करें कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी वो कंसीडर कर रहा है कि 2.188 इंटू 10⁻6 है। एज आपको पता है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻34 होती है। मास भी कांस्टेंट है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हमारे पास वेवलेंथ आई। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है वो वेरी वेरी क्या होती है, स्मॉल होती है। अब उसके मुकाबले में उसने एक प्रोटॉन लिया, उसने कहा कि उसकी वेवलेंथ एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन 18 to 36 टाइम है। अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल या कोई स्मॉल स्टोन लिया जिसका वज़न था 10⁻³ किलोग्राम। तो बेटा उसने एज वही पुट किया, मास ये पुट किया, और वेलोसिटी ये। कहता है जिसकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होगी उसको मतलब है कि हम उसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। तो डिटर्मिन ना करने का मतलब क्या है कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ है, जो हमारे पास लार्ज मास वाली बॉडीज़ होती हैं, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल है। इसको डिटर्मिन करना क्या है, डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि स्मॉल पार्टिकल था, इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या थी, लार्ज। ये हमारे पास लार्ज हमारे पास स्टोन था, इसकी वेवलेंथ क्या थी, वेरी वेरी स्मॉल, जिसको डिटर्मिन करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए वो कहता है कि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल्स के लिए है, जिनका वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है, लेकिन उनका मास क्या लार्ज होती है, लेकिन उसका मास क्या होता है, स्मॉल। लेकिन मैक्रोस्कोपिक पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दी थी डेविसन एंड कर्बन ने। ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनको इस पर के नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि वाकई ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ वेव लाइक एंड द मोमेंटम भी रखते हैं। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को हीटअप किया विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तो बेटा जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को हीटअप करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। और जब इन एक्सेलरेटेड यानी इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ाकर उसको निकल का एक क्रिस्टल बना हुआ था उस पर फॉल किया, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेव लाइक बिहेव करते हैं। उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा, और उसके ज़रिए उनको पता चला कि उसकी ख़ास वेवलेंथ भी थी, उसका मोमेंटम भी था। तो उन्होंने कहा कि इट्स मीन, ये बात प्रूफ हो गई है कि हर मैटर
ये ड्यूल नेचर होती है। बेटा उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले क्या किया, हीटअप किया, जिससे उनकी जो स्पीड थी वो क्या होगी, इन्हेंस होगी। जब इसको हमने किसी भी निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया तो उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के जरिए किया कि डिफरेंट रेडिएशन में फॉल करता है, जिसके डिफरेंट एंगल होते हैं, और वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट मास होने और वेलोसिटी होने की वजह से उन्होंने हीटअप होने पर अपनी स्पीड चेंज की, और डिफ्रैक्ट होने के बाद अपनी वेवलेंथ को क्या किया, चेंज किया। इट्स मेन मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होता है। तो इसको हमने वेरीफाई कर लिया। उसके ऊपर बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम था। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, यानी हमारे पास जो मोमेंटम होता है और जो वेवलेंथ होता है, वो कहते हैं दोनों चीज़ें किसी भी चीज़ की एक टाइम पर जो है वो हम डिटर्मिन आउट नहीं कर सकते। तो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग, और उसका कहना था कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बेटा आपने डेफिनेशन एस्टिस याद कर लेनी है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेजर द साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन, कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन को या उसके मोमेंटम को क्या करें, फाइंड आउट करें। जो हमारे पास क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन है, उनको हम यकीनी तौर पर कह सकें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जा रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए बेटा दोबारा से मैं फोकस करवा रही हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेजर द साइमल्टेनियसली, कि हम एक वक्त में एग्जैक्ट पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसके मोमेंटम को मालूम कर सकें, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनमें हमेशा जो है वो कोई ना कोई गैर यकीनी सूरत हाल रह जाती है, यानी डाउटफुल रह जाती है। ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब बेटा ये जो डेल का निशान लिखा हुआ है ये चेंज को शो कर रहा है। डेल एक्स क्या है, पोजीशन, और डेल पी आपके पास क्या है, मोमेंटम। एज क्या है, प्लास कांस्टेंट, और 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। कहता है आपके पास डेल एक्स चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। एक चीज़ बेटा आपके पास बढ़ेगी और दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली हम, अगर डेल एक्स स्मॉल है तो डेल पी उस टाइम क्या होगा, लार्ज, क्योंकि बेटा ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ए इनमें इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। अगर डेल एक्स को बढ़ाओगे तो डेल पी क्या हो जाएगा, कम। यानी इसमें क्या है कि एक वैल्यू अगर आप डिटर्मिन करते तो दूसरी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट नहीं होती। बेटा ये एक एक्चुअल सी चीज़ है कि अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस टाइम यहाँ पर मौजूद है, हमने कोई भी रेडिएशन एक्सेस जो है वो फॉल आउट की, हमें इसकी पोजीशन पता चल गई, लेकिन जैसे ही एक्सेस इसके साथ टकराई उसने इसको क्या दी, एनर्जी, जिसकी वजह से इसने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, चेंज। और वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब क्या, उसने अपना क्या चेंज किया, मोमेंटम। तो एक टाइम में पोजीशन फाइंड आउट होगी लेकिन मोमेंटम उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कहते हैं हमारे पास एक इफ़ेक्ट होता है, उसे कहते हैं थॉम्पसन इफेक्ट। वो ये कहता है कि आपके पास एक लाइट होती है, विजिबल लाइट, जिसकी रेंज हम कल पढ़ के आ चुके हैं, स्पेक्ट्रम में 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। कहते हैं ये वेवलेंथ वेरी वेरी क्या होती है, लार्ज होती है। जब इस वेवलेंथ को हम पास आउट करते हैं तो उस टाइम उसके मोमेंटम तो फाइंड आउट हो जाता है लेकिन पोजीशन फाइंड आउट नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी क्या होता है, स्मॉल। अगर बेटा हम एक्सरेज यूज़ करते हैं तो एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। लेकिन बेटा जैसे ही ये शॉर्ट वेवलेंथ को हम इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करते हैं उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो ना हम स्मॉलर वेवलेंथ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही हम लार्ज वेवलेंथ से। तो इट्स मीन है कि हम दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली कभी भी सेम टाइम पर जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया कि डेफिनेशन, फिर मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसकी लिमिटेशन और फिर एक्सप्लेनेशन। आपकी बुक में भी इसी तरह से पहले डेफिनेशन दी हुई है, फिर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन वाला लास्ट पैराग्राफ है। बट अगर बेटा शॉर्ट में आता है तो सिर्फ ब्लू वर्ड वाली डेफिनेशन लिखेंगे और ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारा एक टॉपिक रह गया है
क्वांटम नंबर्स वो करके तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके बेटा।